जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक और बहुत ही शानदार जानदार वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, कक्षा 11 पाठ नंबर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये इतिहास विषय का पाठ नंबर 3 है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर हाजिर हूँ। और ये हमारे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों के पास भी मिल सके। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए अध्याय को शुरू करते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, 3 महाद्वीपों से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 3 महाद्वीप में जो रोम साम्राज्य बसा हुआ था वो है यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। इन तीनों महाद्वीप में यह रोम साम्राज्य फैला हुआ था, जिसे हम तीनों महाद्वीपों का साम्राज्य का नाम देते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि तीसरी शताब्दी के संकट से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, तीसरी शताब्दी की बात करें तो उसमें बहुत ही संकट आया था कि इस समय जो शशानी वंश के शासक थे वो लगभग 60,000 रोमन व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिए थे, जिससे वहाँ की राज्य व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। इसके अलावा जो जर्मनी के जनजाति लोग थे वो आकर के जो भी यहाँ का राजा बनता था वो उसे मौत के घाट उतार देते थे। लगभग ये समझिए कि 47 वर्षों में 25 राजाओं को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो एक ये भी बात हो गई थी। और तीसरा जो इसका कारण ये था, ये डैम और राइन नदी के पास तक जो अन्य जनजाति के लोग आकर के और अपना अधिकार जमाने लगे थे और इन पर कब्जा करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप रोम साम्राज्य के लोग वहां से छोड़ करके कहीं अन्यत्र बसने लगे। और अगला कारण है कि जो प्रवासी लोग आते थे इन्हीं दूसरे देशों से, तो वो भी इनके अपेक्षा बहुत ही सशक्त थे, जिसके वजह से इन पर आक्रमण करते थे और इनके राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। और अगला है कि बर्बर लोग ऐसे कुछ ऐसे विदेश के लोग जिनका काम सिर्फ मार काट ही करना था, वो आक्रामक रुख अपना करके यहाँ की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। यही सब कारण है जिसे हम तीसरी शताब्दी का महासंकट काल कहते हैं। जी हाँ, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कंटेनर या इम्पोरा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि जब हम रोम साम्राज्य के लोग तरल पदार्थ को ले जाने के लिए, तरल का मतलब जो बहता हुआ पदार्थ होता है, जैसे शराब हो गई, जैतून का तेल हो गया, तो इन सभी को ले जाने के लिए एक मिट्टी के मटके नामा यंत्र में, यानी उपकरण में, मटके जैसे उपकरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते थे, यानी ढुलाई का काम करते थे, ढोते थे तरल पदार्थों को। तो उसे हम कंटेनर या इम्पोरा कहते हैं। और जैतून के तेल के लिए विशेष प्रकार के मिट्टी के उपकरण बनाए जाते थे ताकि उससे वो गिरे ना। तो इन तरल पदार्थों को ले जाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि मैंने बताया मिट्टी के मटके का, तो उसे कंटेनर या इम्पोरा नाम दिया जाता है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, प्रिंसिपेट किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में एक राज्य की स्थापना की, जिसे प्रिंसिपेट नाम दिया गया। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अपने विचार लिखें। तो इसका उत्तर होगा रोमन लोगों का जो समाज था वो एकल समाज था। एकल समाज का मतलब ये है कि मियाँ बीबी और अविवाहित जो बच्चे होते थे जिनकी शादी नहीं होती थी,
तो ऐसे लोग एक साथ रहते थे, साथ में दास भी रहा करते थे, क्योंकि दास हमेशा के लिए इनके गुलाम रहते थे। और इसके अलावा महिलाओं का संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था। और तो इस तरीके की कुछ बातें होती थी जिसमें समाज चलता था। और स्त्रियों को बहुत पीटा मारा जाता था और बहुत ही प्रताड़ना दी जाती थी। और तलाक लेने के नियम बहुत ही सरल थे और आसानी से तलाक हो जाया करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि पुरुष का ज़्यादा वर्चस्व था, स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए समाज विभाजित था। विवाह की बात हम करें तो लगभग 28 से 32 साल की एज में पुरुष शादी किया करते थे और 16 से 22 साल के उम्र में लड़कियां शादी करती थी। और लड़के लड़कियों के शादी का फैसला उनके परिवार के बुजुर्ग लोग ही लिया करते थे। और शादी के बाद ये अपने साथ विवाहित मतलब लड़के लड़कियों को नहीं रखते थे, इन्हें खुद अपने जीवन को स्वतंत्र बिताने के लिए रखा जाता था। तो इस प्रकार का इनका समाज चलता था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जी हाँ, आर्थिक की बात करें तो इस समय जैतून का तेल काफी मात्रा में इधर से उधर ले जाया जाता था। और यहाँ सोने चांदी की खदान थी जिसका आयात निर्यात किया जाता था। और शराब भी का प्रचलन था। और इसके अलावा जो है अन्य चीजों का भी व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता था। इन सभी चीजों को देखते हुए ये आर्थिक स्थिति में बहुत ही संपन्न राज्य था। जी हाँ, जो अगला जो प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर होगा रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। जी हाँ, 3री शताब्दी से पहले का जो काल है वो पूर्ववर्ती काल के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें रोमन साम्राज्य काफी फला फूला और काफी समृद्ध हुआ। और 3री शताब्दी के बाद का जो काल है वो परवर्ती काल के अंतर्गत आता है। और 3री शताब्दी तो जैसा कि मैंने बताया संकट का काल था और उसके बाद उसमें कुछ सुधार भी हुए। तो इस प्रकार से जो है इसे 2 चरणों में बांटा गया है। जी हाँ, एक और प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा रोमन साम्राज्य की विशेषता के अंतर्गत मैंने आर्थिक के अंतर्गत बैंकों की स्थापना हुई, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो है जलयानों का प्रयोग किया गया, थल में बैलगाड़ियों का भी प्रयोग किया गया। इसके अलावा जो है जल चक्की का भी प्रयोग किया गया। और बैंकों की स्थापना से लोगों को धन जब चाहिए तब प्राप्त हो जाते थे, अपनी जमा पूंजी को रख भी सकते थे। और इसके अलावा सामाजिक में जैसा कि मैंने बताया एकल परिवार व्यवस्था थी और महिलाओं को संपत्ति में पूर्ण अधिकार था। और दास रखने की जो है एक कुल मिला के परंपरा मानी जाती थी। प्रचुर मात्रा में दास लोग यहाँ पे रखे जाते थे, ये संपन्नता की निशानी थी। अभिजात वर्ग काफी सशक्त माने जाते थे। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो आप इसमें उल्लेखित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा रोमन साम्राज्य में दास रखने की परंपरा थी। अक्सर जो धनी लोग रहते थे वो दास को रखते थे और दास को हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाता था। और उसको तो कई बार जो है जंजीरों से बांधा जाता था, यहाँ तक कि दास भाग न जाए, इसलिए प्रत्येक जो शासक रहता था उसका एक अपना विशेष चिन्ह होता था, जिसे लोहे के राड में गर्म करके उसे के शरीर में दाग दिया जाता था, ताकि यह दास यदि कहीं भाग कर भी जाए तो पहचाना जा सके। एक प्रकार से बहुत ही निम्न स्थिति थी। अगला जो क्वेश्चन है कि
रोमन साम्राज्य में जो है खासकर पूर्व मतलब चौथी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच जो कुछ सुधार हुए उस पर अपने प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस काल में रोमन साम्राज्य में काफी सुधार हुए, जैसे कि मैंने बताया बैंकिंग प्रणाली आई और सभी राज्यों को प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। सैनिकों को भी विशेष अधिकारों में रख दिया गया। दासों को समूह में काम दिया जाने लगा ताकि उन पर नियंत्रण किया जा सके और अब लोगों की भावनाओं को भी समझा जाने लगा और जो उच्च वर्ग था, अभिजात वर्ग था, अभी भी काफी सशक्त माना जाता था। घुड़सवार सैनिक और अभिजात वर्ग जिन्हें नाइट भी कहा जाता था, घुड़सवार सैनिक को, तो ये मिलकर के उच्च वर्ग माने जाते थे जिनके पास काफी धन होता था और मध्यम वर्ग इनके बीच का होता था जिसके पास थोड़ा बहुत मतलब शक्ति थी और थोड़ा बहुत ही धन था, जो उच्च वर्ग के अनुसार ही इन्हीं उनके इशारे पर ही काम करता था। लेकिन निम्न वर्ग की स्थिति काफी दयनीय थी, जिसमें दास आते थे, बच्चे आते थे, मजदूर आते थे। तो इनके साथ भी बहुत ही भेदभाव किया जाता था, यहाँ तक कि जो सौतेले बच्चे होते थे उनको मारा पीटा जाता था। तो कुल मिलाकर के जो निम्न वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। तो इस तरीके से जो कुछ काम यहाँ पे हुए आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक और जो क्वेश्चन आता है, सेनेट से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जी हाँ, सेनेट राजा अपने वर्चस्व के लिए एक अभिजात वर्गों की एक इकाई होती थी जिसे सेनेट का नाम दिया जाता था और ये काफी ताकतवर थी। लेकिन 27 ईसा पूर्व में अगस्टस ने सेनेट को खत्म कर दिया और सैनिकों को शक्ति दी और सैनिकों को मजबूत किया गया, क्योंकि जब सैनिक मजबूत रहेंगे तभी शासन तंत्र मजबूत होगा। क्योंकि सेनेट से घृणा सैनिक लोग करते थे और सेनेट भी सैनिक से घृणा करते थे, क्योंकि वो अक्सर सैनिक लोग जो है बगावत करते थे अपने वेतन को लेकर के। तो अगस्टस ने इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो सेनेट की इकाई थी उसे खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन आप अपने किताबों से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से परीक्षा में लिखें, यही मेरी शुभकामना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को करता हूँ विराम। नमस्कार, धन्यवाद।